आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। फुलवारीशरीफ पीएफआई मॉड्यूल मामले में नूरुद्दीन जंगी से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। नूरुद्दीन जंगी से एसआईटी ने कई सवाल किए। पूछताछ पटना एसएसपी के नेतृत्व में हुआ। उससे पीएफआई से जुड़े लोगों की पैरवी करने, इसके अलावा फी लेने समेत कई सवाल किए गए, जिनका जवाब देने के दौरान नूरुद्दीन के पसीने छूट गए। पूछताछ के बाद नूरुद्दीन को फुलवारीशरीफ जेल भेजा गया। नूरुद्दीन से क्या क्या सवाल हुआ, हमारे सहयोगी संजय कुमार बता रहे हैं। फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार जलालुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी जो एडवोकेट है, उसको अभी ले जाया जा रहा है। 48 घंटे की रिमांड मिली थी और पटना एसआईटी ने इसे रिमांड पर लिया था। इससे कई सवाल पूछे गए और सवालों के दौरान इसको काफ़ी पसीना भी आया। नूरुद्दीन जंगी से एसआईटी की टीम ने यह पूछा कि कोर्ट में उसने पीएफआई से जुड़े कितने लोगों की पैरवी की है। फुलवारीशरीफ के रहने वाले मोहम्मद जलालुद्दीन के साथ ही इसको रिमांड पर लिया गया था। सवालों की बौछार इसके ऊपर जब हुई तब यह पसीने से तरबतर हो गया और जवाब देने में लगातार इसको पसीने छूटते रहे। सूत्रों की माने तो इससे यह पूछा गया कि पीएफआई से उसे किसने जोड़ा था, अब तक उसने पीएफआई से जुड़े कितने सदस्यों की कोर्ट में पैरवी की है और यह पैरवी उसने क्यों की। पैरवी के बदले में नूरुद्दीन जंगी को कितने रुपये मिलते थे, इस बात की भी उससे जानकारी मांगी गई। उसके लगातार लखनऊ और दिल्ली जाने की वजह क्या रही थी, यह सवाल भी उससे पूछे गए। इस पर नूरुद्दीन जंगी ने अधिकारियों को बताया कि वह पेशे से एडवोकेट है और इस सिलसिले में उसका अक्सर लखनऊ और दिल्ली जाना होता रहता था। तो ताबड़तोड़ कई सवाल एसआईटी ने पूछे इससे। पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लो भी थे। फुलवारी एएसपी मनीष कुमार सिन्हा के नेतृत्व में यह पूछताछ हुई लगातार और नूरुद्दीन जंगी को पसीने छूटते रहे और आखिरकार यह प्रूफ हुआ है ऑफ द जो रिकॉर्ड है और जो सूत्र बता रहे हैं कि इसका पीएफआई से सीधे तौर पर ताल्लुक है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ज्यादा ट्रेनिंग केस में एनआईए की एंट्री और अब तक क्या क्या हुआ, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 11 जुलाई की तारीख से हम शुरू करते हैं। फुलवारीशरीफ में जब पुलिस ने छापेमारी की थी, वो दिन तारीख 11 जुलाई की थी। अहमद पैलेस में जिहादी ट्रेनिंग का जब खुलासा हुआ था, वो तारीख 11 जुलाई की थी। जलालुद्दीन और अतहर परवेज, ये दो शख्स पकड़े गए थे, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अहमद पैलेस का मालिक है रिटायर्ड एएसआई जलालुद्दीन, जिसे पकड़ा गया था, और अहमद पैलेस में जिहादी ट्रेनिंग कैंप चलाता था अतहर, इस बात की जानकारी मिली। और दोनों से जब पूछताछ शुरू हुई, उसके आधार पर 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। तीसरा आरोपी अरमान मलिक, जिसे पटना, राजधानी पटना से गिरफ्तार किया गया। चौथा आरोपी वकील नूरुद्दीन जंगी, जिसे लखनऊ से पकड़ा गया। पीएफआई से जुड़े लोगों की कानूनी मदद करता है नूरुद्दीन और एसआईटी के साथ एनआईए की टीम ने जांच शुरू कर दी, जो अब एक एक कर आगे बढ़ती जा रही है। उधर सिवान में एनआईए की टीम ने जेल में बंद याकूब खान को हिरासत में लिया है, जिसे एनआईए की टीम ने सिवान के सीजीएम कोर्ट में पेश किया। याकूब खान पर आतंकियों को हथियार बेचने का आरोप है। हालांकि पुलिस और एनआईए के अधिकारी मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। याकूब खान बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव का रहने वाला है, जो पिछले 5 महीनों से हत्या के एक मामले में सिवान जेल में बंद था। याकूब खान पर पहले से ही हत्या, रंगदारी के मामले दर्ज हैं। और आपको यह बताएं कि 3 महीने पहले कश्मीर से सिवान पहुंची एनआईए की टीम ने महादेवा ओपी के वभनौली से इरफान उर्फ चुन्नू को गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर भी आतंकियों से सांठगांठ और हथियार बेचने का आरोप था। किस किस हत्या में ये अंदर गए थे फिलहाल? कितने अभी तो दो ही केस चल रहे हैं। कौन कौन से केस? बसंतपुर थाना खंड संख्या 405 21, बसंतपुर थाना खंड संख्या 257 17। कौन कौन मामले इसमें आते हैं? दोनों मर्डर का केस है। एक जो है रंगदारी का, एक केस में बेल करा लिए हैं और एक रंगदारी का केस अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कल छपरा में बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। आज पुलिस ने छपरा बम ब्लास्ट में उसी घर के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, जिसने यह खुलासा किया कि लंबे समय से रिहायशी इलाके में पटाखा बनाने का काम हो रहा था। सवाल है कि बारूद बांधने वाले अपना काम कर रहे थे तो पुलिस कहां थी और क्या कान में तेल डालकर बैठी हुई थी। रविवार की सुबह 10:35 पर छपरा के खोदाई बाग गांव में इसी धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई।
धमाका इतना जोरदार था कि धमाके की आवाज करीब 3 किलोमीटर तक सुनी गई थी। ब्लास्ट का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह पटाखे और वहां रखे बारूद एक एक कर फट रहे हैं। इस मामले में सोमवार को रियाजू मियां नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आया यही है रियाजू मियां। जिस घर में धमाका हुआ वो रियाजू मियां का ही घर था, लेकिन अब वो धमाके में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं। उसने कहा है कि लंबे समय से उसका परिवार भी ये पटाखे बनाने के धंधे में संलिप्त है। हालांकि उसने बम बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वो पटाखे के लिए जो सामग्री है वो कहाँ से लेकर के आता था, कौन लोग उसे सप्लाई करते थे और पटाखे कहाँ कहाँ जाते थे। इन तमाम पहलुओं की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार रियाजू मियां के मुताबिक लंबे समय से खुदाई बाग के इसी घर में आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाए जाते थे, लेकिन खैरा थाने की पुलिस बेखबर थी। खुफिया तंत्र कान में तेल डालकर सो रहा था। इंटेलिजेंस का भी ये फेलियर है, क्योंकि थाना स्तर पर भी इंटेलिजेंस को अपॉइंट किया जाता है और उनका ये काम है कि थाने के अंदर जो जुडिक्शन है थाने का, वहां पर किस तरह की गतिविधियां कहां पर किस जगह चल रही है उसकी छानबीन करें। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भागलपुर में भी ये घटना घटी थी और थाना की भूमिका जो थी वो सवालों के घेरे में थी, क्योंकि बम बनाया जा रहा था एक मकान में और थाने को इसकी भनक तक नहीं थी। बहरहाल इस मामले में भी कमोबेश घटना वही है। अब सवाल है कि महज 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद खैरा थाने को भनक क्यों नहीं लगी? बारूद की महक पुलिस सूंघने में नाकाम क्यों रही? लंबे वक्त से पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी? क्या ये इंटेलिजेंस और पुलिस की नाकामी नहीं है? भागलपुर गोपालगंज के धमाकों से सबक क्यों नहीं लिया गया? ये तमाम सवालात हैं जिसका जवाब छपरा के डीएम और एसपी को देना होगा, क्योंकि ये 6 लोगों की मौत और लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है। छपरा से संतोष कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो छपरा ब्लास्ट पर न्यूज 18 आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है और इस मामले में आईबी की एक चिट्ठी न्यूज 18 के हाथ लगी है, जो आज से ठीक 4.5 महीने पहले यानी 10 मार्च को सभी जोन के आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को लिखी गई थी। अवैध पटाखा फैक्ट्रियों को लेकर प्रशासन को अलर्ट किया गया था। चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि ये अवैध पटाखा फैक्ट्रियां खतरनाक हैं। आईबी ने भागलपुर और गोपालगंज विस्फोटों के बाद यानी 10 मार्च 2022 को यानी 4.5 महीने पहले सभी जोन के आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को यह चिट्ठी लिखी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आईबी की चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा छपरा विस्फोट के रूप में सामने आया। जो अलर्ट जारी किया गया था आईबी की तरफ से, उस अलर्ट के बाबत हम जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे जो बैठे अधिकारी हैं उन्हें आईबी ने जो अलर्ट जारी किया था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि सभी जोनल पोल, रेंज पोल बिहार के जो है उन्हें ये आदर्श अलर्ट जारी किया जा रहा है। और इसमें जो जानकारी दी गई थी कि जानकारी के अनुसार हाल ही में चूंकि ये अलर्ट जो है वो 10 मार्च 2022 को है और इसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि आने वाले समय में ऐसी अवैध पटाखा फैक्ट्री जो है वो बिहार को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे अवैध पटाखा फैक्ट्री से जो है आतंकी बारूद हासिल कर सकते हैं और बड़ी साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ अवैध पटाखा फैक्ट्री पर अगर नकेल नहीं कसी गई तो बड़ी घटना जो है भविष्य में सामने आएगी। लेकिन महज 4 महीने के बाद ये घटना हो गई और इस 4 महीने के दौरान जो है प्रशासनिक अमले के अधिकारी जो है कुंभकर्णी नींद में सोए रहे हैं। और अभी हम बताते चले कि उस अलर्ट में क्या कुछ खास थी, क्या बातें थी। चूंकि इसको लेकर के हम बात करना चाहे एडीजी पुलिस मुख्यालय से तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। इस लेटर में जो लिखी गई बातें हैं कि जानकारी के अनुसार हाल ही में भागलपुर और गोपालगंज में घनी आबादी वाले क्षेत्र में चलाई जा रहे अवैध पटाखा निर्माण इकाइयों में विस्फोट की लगातार घटनाओं ने आग में गैर लाइसेंस अवैध निर्माण, भंडारण व व्यापार के व्यवस्था अस्तित्व से उत्पन्न खतरों के सामने लाया है। इसलिए ऐसे अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर अतिशीघ्र नकेल कसी जाए, इसके बारे में पता लगाया जाए और ऐसे पटाखा फैक्ट्री चलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन समय रहते आईबी के इस अलर्ट पे प्रशासन सजग नहीं हुआ और ये जो घटना है 5 लोगों की मौत जो ऑफिशियल घोषित की जा रही है, कई लोग घायल हैं तो की हालत नाजुक बताई जा रही है। किसी को माना जाए तो वो छपरा प्रशासन, सारण प्रशासन को और पुलिस महकमे में बैठे जो शीर्ष अधिकारी है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग न तो अपने अधीनस्थों को कार्रवाई करने का निर्देश दिए और न ही अब इस घटना के बाद कुछ ऑन द रिकॉर्ड बोलने को तैयार है।
मौन है, मौन रह करके अपनी कहीं न कहीं जो लापरवाही है उसे छिपाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। छपरा में हुए ब्लास्ट का मामला बिहार का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 28 मार्च 2022 को लखीसराय के वलीपुर गांव में विस्फोट हुआ था। विस्फोट में किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन एक महिला, 2 बच्चे समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। 20 मार्च 2022 को मोतिहारी के घर में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन घर से 5 जिंदा बम बरामद हुए। इसके अलावा अगली तारीख 3 मार्च 2022 और ऐसे ऐसे करके 9 मार्च 2022 को गोपालगंज में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ। 22 फरवरी 2022 को खगड़िया बम विस्फोट में 14 लोग घायल हुए। और एक एक तारीख हम आपको बता रहे हैं। किशनगंज के कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है, जिसका विरोध होने लगा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी मालूम नहीं है कि ऐसा कब से हो रहा है। धर्म के आधार पर साप्ताहिक छुट्टी, रविवार की जगह जुम्मे को छुट्टी। क्या धर्म देखकर तय होंगे नियम? मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज के कई स्कूलों में रविवार की जगह जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी दी जाने लगी है। जिले में 1-2 नहीं बल्कि 37 स्कूलों में ऐसा हो रहा है। जुम्मे को छुट्टी और रविवार को पढ़ाई, यानी बिहार में भी वही मॉडल जो झारखंड में था। ना कोई नियम ना आदेश, सिर्फ मनमर्जी चल रही है। स्कूल के नाम के साथ उर्दू जुड़ गया तो जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी की छूट मिल गई। 30 विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जो शुक्रवार को छुट्टी देती है, लेकिन हम लोगों को पता हो कि पूरे भारतवर्ष में जो अवकाश का दिन है वो रविवार को माना जाता है। और शुक्रवार को इसलिए यहाँ दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो है एक खास विशेष अल्पसंख्यक की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। शुक्रवार को छुट्टी की सिर्फ एक वजह यही है कि इलाका मुस्लिम बहुल है। शिक्षा विभाग के अधिकारी का भी कहना है कि कोई आदेश नहीं मिला है, ऐसे लंबे समय से चलता आ रहा है। उन्हें भी ये पता नहीं कि ऐसा हो कब से रहा है। चूँकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज कभी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था, एक डिस्ट्रिक्ट के अधीन, तो पूर्णिया डीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई निर्देश जारी हुआ हो। जुम्मे को छुट्टी हो रही है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म के आधार पर नियम तय होंगे और व्यवस्था नियमों के आधार पर चलेगी या मनमर्जी से चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर में धर्म का क्या काम है? किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। बाढ़ मोकामा रेलखंड पर एक बड़ा हादसा टला है। शिवनार हॉल्ट पर एक ट्रेन हादसा टला, अचानक 2 हिस्सों में ट्रेन बंट गई। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और अचानक 2 हिस्सों में ट्रेन बटी है। चालक ने ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी है। ट्रेन को मोकामा लाया गया। जो अभी अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं, डाउन लाइन पर 2.5 घंटे तक रेल सेवा प्रभावित रही, बाधित रही। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक 2 हिस्सों में ट्रेन बट गई। चालक ने ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। हालांकि ये मालगाड़ी के डिब्बे हैं, हालांकि इसे फिर से जोड़ने की कवायद तेज हो गई और ये शिवनार हॉल्ट पर यह हादसा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू की शपथ पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। लेकिन बिहार में कुछ और चर्चा गर्म है। यहां चर्चा इस बात की चल रही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं गए। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह से लेकर शिवानंद तिवारी तक इस चर्चा में कूद पड़े, जिस पर जेडीयू ने कहा कि जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में सब कोई जाए। आपने जिस उम्मीदवार का समर्थन किया है उस उम्मीदवार का शपथ होने जा रहा है और उसमें जो है आप शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि आप घटक हैं, माने पार्टनर हैं, अलायंस है आपका। अब इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं नीतीश कुमार? हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति जाए इसकी कोई जरूरत होती नहीं है और राष्ट्रपति का तो चयन हो ही गया है, महज एक औपचारिकता शपथ ग्रहण की होती है, तो यही औपचारिक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी
को बहुत सारा काम रहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस कार्यक्रम में आवश्यक रूप से शामिल होना ही चाहिए उनको, यह तो कोई ज़रूरी नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के दिल्ली आवास पर बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई और बैठक में 30 और 31 जुलाई को बिहार में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री के अलावा 8 राष्ट्रीय महासचिव सभी मोर्चों की राष्ट्रीय टीम पटना आ रही है और इस मौके पर दूसरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को भी बिहार के कार्यकर्ताओं से मिलने का और जानकारी लेने का मौका मिलेगा। इन दोनों दिन होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक में चर्चा हुई। 30 तारीख को और 31 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी और उनके साथ 8 राष्ट्रीय महासचिव और संयुक्त मोर्चा अर्थात हमारे 7 मोर्चे की पूरी राष्ट्रीय टीम आ रही है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद या अलावा इतना बड़ा का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम अभी तक कहीं नहीं हुआ था। और बड़ी खबर राजधानी पटना से, निवेदा अस्पताल में रेड की खबर है। ड्रग विभाग और पुलिस की रेड हुई है। लैब टेक्नीशियन संतोष से पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद मिले कई साक्ष्य। अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड पैकेट निडल का मिलान किया जा रहा है। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, छापेमारी हुई, क्या मिला, क्या पता चला? बिल्कुल, देखिए महज 48 घंटे पहले अभी जिस तरह से पटना के एक निजी मकान में पत्रकार नगर में पुलिस ने रेड की थी और उसके बाद संतोष के साथ एक और शख्स को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर ये पता चला कि पटना कंकड़बाग के एक निवेदा अस्पताल के ये कर्मी है संतोष, और उसके बाद जो 44 पैकेट जो एक्सपायरी ब्लड मिला था उन ब्लड का मिलान किया गया और ये पुख्ता सबूत मिल गया कि जो संतोष है वो निवेदा अस्पताल में लैब टेक्नीशियन था और ये खून का कारोबार करता था। तो निश्चित रूप से कई और कर्मी हैं, उनसे पूछताछ हुई है। अस्पताल के संचालक और मैनेजर से खुद एडीसी ड्रग्स विभाग के हैं मौजूद और वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। कई और गिरफ्तारियां हो सकती है, लेकिन नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमसे बातचीत करने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।